हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चतुर्विम बल के बारे में पढ़ा था। उसके सारे के सारे केसेस देख लिए थे। अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग करेंगे लॉरेंज बल, जो कि मैंने समझा दिया था लास्ट क्लास में। लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप। लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप इंग्लिश में लिखेंगे इसको फोर फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स। फोर फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स। इसमें हम लोग लिखेंगे पहले, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पहले विद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर V। विद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में वेक्टर u वेग से गतिशील आवेश में वेक्टर u वेग से गतिशील आवेश q, गतिशील आवेश q वाले कण पर, q वाले कण पर लगने वाला बल, लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिखें तो लॉरेंज फोर्स वेक्टर F, या फिर एक काम करती हूं, इसका फॉर्मूला भी मैं बाद में लिखवा दूंगी, पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लॉरेंज फोर्स वेक्टर F Lorentz force vector F acting on a particle of charge Q, acting on a particle of charge Q moving with a velocity vector u moving with a velocity vector u in an electric field vector E in an electric field vector E and magnetic field vector B. In an electric field vector E and magnetic field vector B is given by, तो देखिए हिंदी मीडियम वाले यहां तक लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे। उसके बाद अपना डायरेक्ट फॉर्मूला स्टार्ट होगा। दोनों लॉरेंज फोर्स होता है वेक्टर u F बराबर q वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और सॉरी यहाँ पे वेक्टर u आएगा ना कि वेक्टर v, वेक्टर u। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल की वेलोसिटी। इक्वेशन 1। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, कण की वो क्या बोलते हैं इसको, स्पीड, यानी कि कण का वेग, सॉरी कण का वेग। लिखो यहां तक।
नोट करो इसको। फिर से आगे लिखते हैं। आगे तो सारा कुछ मैथमेटिकली है, तो वो तो हिंदी और इंग्लिश में सेम ही चलेगा। डेफिनेशन मैंने लिखवाई दी है। अब लिखते हैं आगे। अब देखो, बल होता है संवेग में परिवर्तन की दर, यानी डी वेक्टर पी अपॉन डी टी, क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर u क्रॉस वेक्टर b, समीकरण 2। अब हमें क्या पता है, हमने बताया है dt बराबर गामा u डी टॉ होता है। यहां से dt की वैल्यू अपन लोग रख देंगे गामा u डी टॉ, तो यहां से dt की वैल्यू रख दो यहां तक, नीचे से मिटा देती हूं, हो गया होगा आपका। गामा यू को उधर ले जाओ, डी वेक्टर पी अपॉन डी टॉ बराबर क्यू, यहां पे गामा यू गुणा हो जाएगा, यहां पे गामा यू वेक्टर ई प्लस गामा यू वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर बी। ये स्क्वायर ब्रैकेट कर देना, बड़ा वाला ब्रैकेट, ये रहा, यहां तक करो इसको, गामा यू से गुणा कर दिया। इसको अगर अपन लिखेंगे गामा यू वेक्टर ई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गामा यू वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर बी। ऐसा मत सोच लेना कि ये सब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अगर ऐसे होता ना 2 प्लस एक्स को 3 से करते तो 3 2 से भी होता, 3 एक्स से भी, लेकिन अगर ऐसे है 2 गुणा 3 गुणा 4, तो इसका मतलब ये 4 या 3 से होगा बस, या फिर 4 2 से होगा, दोनों से नहीं होगा ना। वही चीज यहाँ पे समीकरण देना इसको तीसरी, फिर आगे का करेंगे। नोट करो यहाँ तक। नोट करो फटाफट इसको, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई टफ नहीं है। आगे उसको तो मैं मिटा देती हूँ, इसी को पार्टीशन कर देती हूँ, है ना, आधा करके। अब यहां देखना, यहां हम लोग क्या करते हैं, गामा यू वेक्टर यू, यानी गामा यू यू एक्स होता है u1, गामा यू यू वाई होता है u2, ऐसे। तो देखो हेयर, हिंदी में लिखेंगे यहां गामा यू और वेक्टर यू, ये क्या होगा, एक तरह से देखा जाए तो देखो गामा यू यू एक्स ये होगा u1, गामा यू यू वाई होगा u2, गामा यू यू जेड होगा u3। ये 3 कंपोनेंट दिखा रहा है सिर्फ इसके, तो यहाँ पे तो इसको लिख लेंगे कैपिटल वेक्टर u एंड, और चौथा कंपोनेंट जो होता है u4 वो होता है आयोटा सी गामा u। इसको दे देते हैं समीकरण 4। तो ये तो ठीक है, 3 कंपोनेंट यहां तक हो गए, 3 घटक। चौथे घटक को यहां पर इसको आयोटा सी गामा यू में बदलने के लिए आयोटा सी से गुणा और आयोटा सी से भाग कर देंगे। तो समीकरण 3 से
इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या होगा, डी वेक्टर पी अपॉन डी टॉ बराबर क्यू गामा यू वेक्टर ई, इसको आयोटा सी गामा यू बनाने के लिए आयोटा सी से गुणा और आयोटा सी से भाग कर दिया। इसको क्या लिख देंगे, वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर बी। अब देखो आयोटा सी गामा यू वेक्टर ई वैसा की वैसा, आयोटा कभी नीचे नहीं रहता, ऊपर से और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस वाले आयोटा को हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आयोटा नीचे नहीं रहता ना कभी, ऊपर आयोटा नीचे आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा ई अपॉन सी। अगर इसको वापस से गुणा करो तो आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस गामा यू, सी से सी कट गया और यहाँ पे वेक्टर ई, एक मिनट यहाँ पे वेक्टर ई तो यही आ गया ना, आयोटा अपॉन सी रह जाएगा ना, दोबारा क्यों लिख रही हो, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा अपॉन सी, आयोटा सी गामा यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर बी। आगे करेंगे इसको, अब इतना करो पहले, यहां से मिटा देती हूँ। यहां देखना क्यू, यहां देखो माइनस आयोटा वेक्टर ई अपॉन सी ये है, और देखो आयोटा सी गामा यू होता है U4, बाकी ये वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर बी नोट करो। अब अपन क्या लेके, घटक लेने पर टेकिंग कंपोनेंट्स, समीकरण दे देते हैं इसको अगली 5वीं, ये वेक्टर बी है, ध्यान रखना है ना। घटक लेने पर यानी टेकिंग कंपोनेंट्स, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, लेते हैं, ले यहां पे आएगा पहला कंपोनेंट लेते हैं, पहला घटक लेते हैं, dp1 अपॉन डी टॉ बराबर क्यू, ये U4 रहेगा, यहाँ पे वेक्टर ई की जगह E1 आ जाएगा, माइनस आयोटा E1 अपॉन सी, U4 वैसा की वैसा प्लस, अब देखना इधर समझो पहले, वेक्टर U क्रॉस वेक्टर B होता है आई कैप जे कैप के कैप U1 U2 U3 B1 B2 B3, पहला कंपोनेंट यानी कि पहला घटक इसको करा U2 B3 माइनस U3 B2, यहाँ पे वही आएगा U2 B3 माइनस U3 B2, नोट करो इसको समझने के लिए लिखना हो साइड में तो लिख लेना कि कैसे आया। इसको देते हैं समीकरण 5, नहीं 6 समीकरण 6, नोट करो यहां तक और मैं उधर से रब कर देती हूँ उसको। अब देखो, अब मानेंगे, माना
लेट किया हमने F11 वो वाला कंपोनेंट होगा, वो वाला घटक होगा जो U1 के साथ होगा। मान रहे हैं हम यहाँ पे U1 का कोई है क्या पद? नहीं, तो इसका मतलब 0। F12 वो पद होगा जो U2 के साथ आए। U2 के साथ क्या आ रहा है? B3। F13 ये वो वाला कंपोनेंट, वो वाला घटक होगा जो U3 के साथ आए, -B2। और F14 होगा जो U4 के साथ आए, -iota-E1/C। अब इसको करने का तरीका देखो, 1-1 वाला 0, तो 2-2 वाला भी 0 आएगा, 3-3 वाला भी 0 आएगा और 4-4 वाला भी 0। ये थोड़ी सी चीज याद करने की है। 1-2 के बाद क्या आता है? 3, तो सही है, B3 सही जा रहे हैं। लेकिन 1 के बाद 3 नहीं आता ना, उल्टा हो गया ना। 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 आता है, लेकिन इसने तो 1 के बाद 3 बोला है, उल्टा जा रहे हैं। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन, और बचा हुआ क्या है इन दोनों के बीच में? 2, तो B2। और 4 वाला कंपोनेंट अलग ही होता है। ये 1 है ना, तो यहाँ पे E1/C -iota/C ये चीज रहेगी। देन फ्रॉम इक्वेशन 6, तो समीकरण 6 से क्या होगा? करें dP1/d टॉ को अपन लोग क्या लिख देंगे? Q। यहां पे ये ऐसे लिख सकते हैं, U1 F11, U2 F12, U3 F13, U4 F14। करके देख लो। U1 F11 0, U2 F12, U2 F12 B3, U3 F12 -B2, U4 F14 दिस। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। यानी कि अपन dP1/d टॉ को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं Q। समेशन करें, अगर ये 1 है तो यहां पर भी U1 आ रहा है, नहीं U1 F11 U2 F12 चेंज हो रहा है ना, तो हम लोग ले लेते हैं इसको, तो ले लेते हैं V, इसको F, इसको 1V। क्यों? अगर 1 ले रहे हैं तो देखो ये वाली चीज तो 1 ही आ रही है, जब ये 3 तो ये 3, ये V तो ये V। समझ रहे हो? इस तरह से, जहां इंग्लिश मीडियम वाले वेयर V = 1 2 3 4, नोट करो इसको। तो इससे अपन को dP1/d टॉ की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से बाकी के भी सारे निकाल लेंगे अपन, dP2/d टॉ भी निकाल लेंगे, dP3/d टॉ भी निकाल लेंगे। इधर से मिटा देती हूँ। इसी प्रकार यानी सिमिलरली dP2/d टॉ निकालें तो Q समेशन UV F2V ये आएगा, जहां पे हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए F21 की, F22 की, F23 की और F24 की। F22 0 ही होगा, बताया था। F24 -iota-E2/C हो जाएगा। यहां से 2 के बाद 1 नहीं आता तो -B3, 2 के बाद 3 आता है तो B1, इस तरह से। तथा इंग्लिश मीडियम वाले एंड में इंग्लिश हिंदी हो गया, dP3/d टॉ की वैल्यू आएगी Q समेशन UV F3V।
जहां पे F31, F32 और F33, F34 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। F31, F32, F33 और F34, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा E3/C, इसकी वैल्यू 3 के बाद 1 आता है तो B2, 3 के बाद 2 नहीं आता तो -B1। नोट करो इसको। बट अभी हमारी जो एक सीरीज बच रही है ना, वो ये बच रही है हमारे पास F41, F42, F43 की वैल्यूज नहीं है। F44 तो चलो हमें पता है 0 ही आएगा, लेकिन इनकी वैल्यूज नहीं है। अब इनकी निकालने के लिए आगे का खेल है अपना सारा। नोट करो इसको। अब करते हैं स्टार पॉइंट डाल के इस टॉपिक में लिखेंगे कि लॉरेंज बल का चतुर्थ घटक, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स। टॉपिक है, यस, स्टार पॉइंट है इसमें लॉरेंज बल का चतुर्थ घटक। लॉरेंज बल का चतुर्थ घटक, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फोर्थ कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स। अब इसको शुरू करने के लिए हिंदी मीडियम वाले पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि ऊर्जा में परिवर्तन की दर का समीकरण निम्न है। हम जानते हैं, अब मैं बताऊंगी ना इक्वेशन तो आपको याद आ जाएगा, अपनी 11th में पढ़ी है। हम जानते हैं कि ऊर्जा में परिवर्तन की दर का समीकरण निम्न प्रकार है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, वी नो दैट the rate of change in energy will be represented by the following equation. किस इक्वेशन से ये लिखेंगे? देखिए, ऊर्जा में परिवर्तन की दर dE/dt, द रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी, इट इज कॉल्ड पावर। पावर बोलते हैं एनर्जी में परिवर्तन, जो भी ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसको शक्ति बोलते हैं। ये आप लोगों को अगर याद हो तो आपने 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर वाला, कार्य ऊर्जा शक्ति वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा है। Q
वेक्टर यू डॉट वेक्टर एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या होता है? ये एप्सिलॉन होता है विद्युत क्षेत्र, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़कर आ रहे थे। बस इसको ई ना लिख के एप्सिलॉन लिखने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा को ई से दिखा दिया इसने। समझ रहे हो? तो ये करो। नोट करो इसको। अब हमें क्या पता है? हमें पता है जब हमने मोमेंटम निकाला था यानी कि चतुर्विम संवेग निकाला था, उसका चौथा घटक आयोटा ई अपॉन सी था। तो आयोटा ई अपॉन सी लाने के लिए इस समीकरण को आयोटा ई से आयोटा अपॉन सी से गुणा और आयोटा अपॉन सी से भाग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? डी अपॉन डी टी, इसको आयोटा ई अपॉन सी में बदलते हैं। आयोटा अपॉन सी से गुणा किया तो आयोटा अपॉन सी से भाग करना पड़ेगा और वो आयोटा अपॉन सी यहां चला जाएगा, बराबर क्यू आयोटा अपॉन सी वेक्टर यू डॉट वेक्टर एप्सिलॉन। नोट करो इसको। एक बार नोट कर लो इसको, फिर बताते हैं आगे। ठीक है, अब इसको मिटा के ऊपर वाली चीज मिटा देती हूँ। हाँ, आगे देखिएगा। आयोटा ई अपॉन सी को क्या बोलते हैं? चौथा घटक संवेग का dp4 अपॉन डी टॉ। इसको देखिए Q, इसको क्या लिख सकते हैं घटकों के रूप में? अगर इसको परिवर्तित किया जाए तो देखिए आयोटा अपॉन सी, यहां से गामा यू वगैरह तो नहीं जाएगा कहीं? एक चीज और नहीं करी अपन ने इसमें, देखो एक चीज और करनी है। एक काम करते हैं, यहीं पे साथ में कर लेते हैं, इसी के बीच नीचे कर लेना, ये इक्वेशन को बाद में लिख लेना। अपन लोग क्या लिखते हैं? डी टी को लिखते हैं गामा यू डी टॉ। तो यहाँ पे डी टी की जगह हम लोग लिखेंगे गामा यू डी टॉ और गामा यू भी यहाँ पे चला जाएगा, ध्यान रखना। सही है? अब यहां से क्या होगा? ये क्यू तो ले लो बाहर, गामा यू वेक्टर यू होता है वेक्टर यू, ये पूरा का पूरा क्या होता है? वेक्टर यू। तो एक काम करते हैं, इसको आयोटा, एक मिनट, इसको लिखेंगे Q, इसको लिखेंगे वेक्टर कैपिटल में U और इसको क्या लिखेंगे? आयोटा E अपॉन C। यहां तक लिखो। अब लिखो इसको। ठीक है, अब देखो, अगर अपन इसके घटकों की बात करें, चौथा घटक निकाल रहे हैं, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? U1 F41 प्लस U2 F42, सेम पहले वाला काम, U3 F43 प्लस U4 F44। इधर से मैं मिटा देती हूँ इसको।
अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हेयर यहां चौथा घटक निकाल रहे हैं, यहां पे F41 क्या होगा, F42 क्या होगा, F43 क्या होगा और F44 क्या होगा। F44 इज अ कंपोनेंट ऑफ U4, इज अ कोफिशिएंट ऑफ U4, यानी U4 का 7 गुणा में क्या है F44। यहाँ पे U4 का कुछ है ही नहीं, ये वेक्टर U3 को दिखा रहा है सिर्फ, U1 U2 U3। U4 का होता तो आयोटा C गामा U के साथ गुणा में कुछ होता ना, है ही नहीं। तो यहाँ पे ये तो हो गया 0। पहला जब घटक लेंगे तो आएगा आयोटा E1 अपॉन C, एप्सिलॉन 1 जिसको हम बोल रहे हैं C। दूसरा वाला आएगा तो आयोटा एप्सिलॉन 2 अपॉन C, और तीसरा वाला आएगा तो आयोटा एप्सिलॉन 3 अपॉन C, और U4 क्या आएगा 0। ये इसके 4 घटक हो गए, यानी कि dp4 अपॉन डी टॉ को हम क्या लिखेंगे, Q समेशन UV F4V। समझ रहे हो। और पहले वाले में सेम यही चीज थी, 1 4 2 4 3 4 4 4 में बस माइनस 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 लग रहा था, यही था ना, नोट करो। नोट करो। तो अब अपन इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। अतः इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे, सो अगर हमें मैट्रिक्स लिखनी है एफ म्यू वी की, यानी F11 F12 F13 F14, 16 चीजें 16 चीजें निकली थी, F21 F22 F23 F24 F31 F32 F33 F34 F41 F42 F43 F44, वैल्यू रखें 1 1 2 2 3 3 4 4 0 0 0 0 1 2 B3 1 3 माइनस B2, और 1 4 वाला था आयोटा एप्सिलॉन 1 अपॉन सी। देखो हमने आयोटा E1 अपॉन सी लिखा था, लेकिन तब जब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को E से दिखा रहे थे, लेकिन जब अपन ने चौथा कंपोनेंट निकाला तो हमने विद्युत क्षेत्र को एप्सिलॉन से और ऊर्जा को E से दिखाया था, इसलिए मैं यहाँ पे एप्सिलॉन लगा रही हूँ। 2 1 2 के बाद 1 नहीं आता, माइनस B3, 2 के बाद 3 आता है B1 आयोटा E2 अपॉन सी, 3 के बाद 1 आता है, सही है B2, 3 के बाद 2 नहीं आता, माइनस B1 माइनस आयोटा E3 अपॉन सी। यहाँ पे अभी अपन ने निकाला तो ये बस माइनस में, ये सब माइनस में थे ना, माइनस आयोटा E1 माइनस आयोटा E2, ये वाले में प्लस में आ जाएगा, प्लस आयोटा E1 अपॉन सी प्लस आयोटा E2 अपॉन सी, एप्सिलॉन बोल रही हूँ मतलब, और प्लस आयोटा एप्सिलॉन 3 अपॉन सी। ये ही जो मैट्रिक्स है 4x4 की, यही तो लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, यही देख लेना, एक बार मैच कर लेना, इसमें प्लस 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 आ रहा था, उस वाले में माइनस 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 आ रहा था, तो लिख लेना यही लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप है, यही लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप है। This is for form of Lorentz form. This is for
form of Lorentz force. नोट करो, दिस इज 4 फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स. नोट डाउन करो इसको. तो अपना ये वाला टॉपिक यानी लॉरेंज फोर्स वाला, लॉरेंज बल वाला यहाँ कंप्लीट हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. डॉपलर इफेक्ट को अगर सिंपल वे में समझा जाए, जो कि अभी तो अपन लोग आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल वे में समझा जाए तो ये होता है कि मान लो कोई साउंड सोर्स है, कोई भी चीज है, डीजे है, कुछ भी है, अगर वो ऐसे आ रहा हो, हम भी ऐसे आ रहे हो, उसके पास आ रहे हो, या फिर मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, मेरे पास वो आ रहा हो, तो जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे आवाज तेज होती जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी. ठीक है. अगर वो दूर जाता जाएगा तो वैसे वैसे आवाज कम होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी. तो इस चीज को शो करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और उसको डेरिवेशन में डिराइव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में.